आपसे कहूं कि यूरोप की सड़कों पर लोग चलते चलते अपने जूतों के सोल पिघलते हुए देख रहे हैं। कुछ जगहों पर ट्रेनें रोकनी पड़ी क्योंकि पटरियां गर्मी की वजह से फैलने लगी। हजारों स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ी और जिन देशों में एयर कंडीशनर कभी जरूरत नहीं माने जाते थे, वहां लोग पहली बार पंखे और एसी खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये कोई अफ्रीका के रेगिस्तान की भी कहानी नहीं है, ये वही यूरोप है जिसे दुनिया अक्सर डेवलप वर्ल्ड कहती थी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यूरोप इतना गर्म क्यों हो रहा है, असल सवाल ये है अगर यही सब कुछ भारत में होता तो दुनिया का रिएक्शन क्या होता, और जब यही चीज यूरोप में हो रही है तो क्या वही पैमाना अपनाया जा रहा है। आज की वीडियो का मकसद किसी देश को नीचा दिखाना नहीं है, न ही ये कहना कि भारत में सब कुछ परफेक्ट है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है, क्लाइमेट चेंज किसी देश का पासपोर्ट नहीं देखता, और अगर हम आज भी इसे सिर्फ उनकी समस्या या हमारी समस्या समझते रहे तो आने वाले सालों में शायद हम सब इसके शिकार होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि भारत और यूरोप की लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि मनुष्य और बदलती हुई जलवायु के बीच ये लड़ाई है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिर यूरोप इतना गर्म क्यों हो रहा है? पिछले कुछ वर्षों में आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, हीट वेव। लेकिन हीट वेव सिर्फ गर्मी नहीं होती है, ये ऐसी स्थिति होती है जहां लगातार कई दिनों तक तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बना रहता है, और यूरोप में इस बार यही हो रहा है। कई देशों में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। कुछ इलाकों में सड़कें इतनी गर्म हो गई है कि डामर नरम पड़ने लगे हैं। रेल नेटवर्क पे असर पड़ा, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ने लगे। लेकिन सवाल है, यूरोप तो हमेशा ठंडा रहता था, फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? इसका एक बड़ा कारण है ओमेगा ब्लॉक। कल्पना कीजिए, आसमान में हवा लगातार चल रही है, अब अचानक हवा का एक पैटर्न ऐसा बन जाता है कि बीच में गर्म हवा फंस जाती है और वो उससे निकल नहीं पाती है। हर दिन सूरज उसी हवा को गर्म करता रहता है और धीरे धीरे पूरा इलाका एक विशाल ओवन जैसा महसूस होने लगता है। वैज्ञानिक इसे ओमेगा ब्लॉकिंग पैटर्न कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप के साउथ में है अफ्रीका, और अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। जब वहां से गर्म और सूखी हवाएं नॉर्थ की तरफ बढ़ती है और ऊपर से ओमेगा ब्लॉक उन्हें बाहर निकलने से रोकती है, तो टेम्परेचर सामान्य से कई डिग्री ऊपर चला जाता है। जिस महाद्वीप की पूरी इमारतें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और घर ठंडे मौसम को ध्यान में रखकर बनाए गए हो, वहां अचानक लगातार 40-45 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा? यही वजह है कि कई यूरोपीय घरों में आज भी एयर कंडीशनर नहीं है, क्योंकि दशकों तक उनकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और क्लाइमेट चेंज उस बदलाव की रफ्तार को तेज कर रहा है। लेकिन क्या सिर्फ नेचर जिम्मेदार है? यहीं से शुरू होती है सबसे दिलचस्प बहस। जब भी कहीं बाढ़ आती है, जब भी कहीं जंगलों में आग लगती है, जब भी हीट वेव आती है, इसे अक्सर एक ही बात कहते हैं, ये तो प्रकृति का खेल है। लेकिन क्या सच में सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है, या फिर इंसानों ने भी इस कहानी को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें लगभग 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दुनिया का वो दौर जिसे इंसानों की जिंदगी बदल दी। कारखाने बने, भाप के इंजन आए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, उत्पादन कई गुना बढ़ गया, दुनिया आधुनिक बनने लगी। लेकिन हर तरक्की की एक कीमत होती है। उस दौर में लाखों टन कोयला जलाया गया, बाद में तेल और गैस का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा, और धीरे धीरे वातावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ती चली गई। क्लाइमेट चेंज अचानक आसमान से नहीं गिरा, इंसानों की कई पीढ़ियों के फैसलों ने इसे मिलकर बनाया है। अगर आप सिर्फ आज का कार्बन एमिशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि चीन, अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े कार्बन एमिटर्स हैं, और यहीं से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है। देखो, भारत तीसरे नंबर पर है, लेकिन क्या सिर्फ टोटल एमिशन देखकर पूरी कहानी समझी जा सकती है? चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए 2 परिवार है। पहले परिवार में 4 लोग रहते हैं, दूसरे परिवार में सिर्फ 1। अगर पहले परिवार ने एक दिन में 8 लीटर पानी का इस्तेमाल किया और दूसरे परिवार ने 5 लीटर, तो क्या पहला परिवार ज्यादा पानी बर्बाद करता है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि पहले परिवार में प्रति व्यक्ति सिर्फ 2 लीटर पानी इस्तेमाल हुआ, जबकि दूसरे परिवार में 5 लीटर पर पर्सन। यही फर्क है टोटल इमिशन और पर कैपिटा इमिशन में। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, इसीलिए कुल इमिशन जो है वो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन प्रति व्यक्ति इमिशन आज भी कई डेवलप देशों से काफी कम है। और यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करते समय वैज्ञानिक दोनों आंकड़ों को साथ देखकर विश्लेषण करते हैं। तो आखिर क्लाइमेट चेंज की शुरुआत कहां से हुई? क्योंकि क्लाइमेट चेंज सिर्फ आज की फैक्ट्रियों से नहीं बना, ये पिछले 200-250 सालों की कहानी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले यूरोप में शुरू हुआ,
फिर अमेरिका ने तेजी से औद्योगिकरण किया, कोयला जला, तेल जला, बड़ी फैक्ट्रियां बनी, रेलवे, स्टील, शिपिंग, बिजली, इन सब ने दुनिया बदल दी। लेकिन इसके साथ वातावरण में कार्बन भी लगातार जमा होता गया। कार्बन डाइऑक्साइड कोई ऐसा प्रदूषण नहीं है जो 1-2 साल में खत्म हो जाए, इसका असर दशकों तक बना रहता है। यानी आज जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं उसमें सिर्फ आज का इमिशन नहीं बल्कि इतिहास का इमिशन भी शामिल है। इसीलिए क्लाइमेट साइंटिस्ट अक्सर एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोरिकल इमिशन। मतलब पिछले 200 सालों में किसने वातावरण में कितना कार्बन छोड़ा और इस पैमाने पर तस्वीर बदल जाती है। यूरोप और अमेरिका का योगदान ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आज विकासशील देशों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बहस का दूसरा पक्ष आता है। अगर भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और दूसरे विकासशील देश अभी भी वही पुराना रास्ता अपनाए, यानी कोयले और तेल पर पूरी तरह निर्भर होकर विकास करे, तो आने वाले दशकों में ग्लोबल वार्मिंग को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। यानी इतिहास हमें एक बात सिखाता है और भविष्य हमसे दूसरी मांग करता है। इतिहास कहता है कि जिन देशों ने पहले ज्यादा प्रदूषण किया उसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन भविष्य कहता है अब हर देश को अपना हिस्सा निभाना होगा। और यहीं पर अक्सर राजनीति शुरू हो जाती है। डेवलप कंट्रीज कहते हैं सभी देशों को इमिशन कम करना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज जवाब देते हैं जब आप विकसित हो रहे थे तब आपने सस्ता ईंधन इस्तेमाल किया, अब हमें विकास करने से क्यों रोका जा रहा है। दोनों पक्षों की अपनी दलील है और सच ये है कि क्लाइमेट नेगोशिएशंस पिछले कई दशकों से इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर किसी देश ने 150 साल पहले ज्यादा प्रदूषण किया और आज दूसरा देश तेजी से प्रदूषण बढ़ा रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सिर्फ पहले देश की या दोनों देशों की? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है और शायद यही वजह है कि हर साल होने वाले क्लाइमेट समिट में घंटों बहस तो चलती है, लेकिन समाधान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब तक हमने जिम्मेदारी की बात की, लेकिन एक और चीज है, वो शायद क्लाइमेट चेंज से भी ज्यादा खतरनाक है, हमारा नजरिया। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि विकसित देशों में हर चीज परफेक्ट है, सड़कें परफेक्ट, शहर परफेक्ट, सिस्टम परफेक्ट। लेकिन हीट वेव ने एक बात साबित कर दिया है कि क्लाइमेट चेंज से कोई देश अछूता नहीं है, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अब जरा एक पल के लिए क्लाइमेट चेंज को भूल जाइए और अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। कितने लोग ऐसे होते होंगे जो कहते हैं बस किसी तरह यूरोप या अमेरिका तक पहुंच जाऊं फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। सोशल मीडिया पर भी हमें अक्सर यही तस्वीर दिखाई देती है, साफ सड़कें, बर्फ से ढके पहाड़, अनुशासित ट्रैफिक, सुंदर शहर, और फिर धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है कि विकसित देशों में तो शायद समस्याएं होती ही नहीं है। यूरोप की इस हीट वेव ने एक बात साफ कर दिया है कि हर देश की अपनी ताकत होती है और हर देश की अपनी कमजोरियां भी। यूरोप ने अपने शहर ऐसे मौसम के लिए बनाए थे जहां साल का बहुत बड़ा हिस्सा ठंडा रहता था, इसलिए कई घरों में एसी भी कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। बहुत सी इमारतें गर्मी को बाहर रखने के लिए नहीं बल्कि सर्दी को अंदर आने से रोकने के लिए डिजाइन हुई थी। लेकिन जब मौसम बदलने लगा तो वही सिस्टम चुनौती बन गया। अब जरा भारत की तरफ आइए। भारत में भीषण गर्मी कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ पंखे, कूलर और एसी आम बात है। लेकिन हमारी चुनौती दूसरी है, बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ते शहर, कंक्रीट का फैलाव, कम होते पेड़ और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जहां शहर अपने आसपास के इलाकों से कई डिग्री ज्यादा गर्म हो जाते हैं। यानी यूरोप की समस्या अलग है और भारत की समस्या अलग। लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है, जब भारत में हीट वेव आती है तो सोशल मीडिया पर कई लोग लिखते हैं देखो भारत रहने लायक नहीं रहा। लेकिन जब यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है तो चर्चा अक्सर क्लाइमेट इमरजेंसी पे होती है। इनके डबल स्टैंडर्ड को तो देखो। क्लाइमेट चेंज किसी देश की नाकामी नहीं, पूरे दुनिया की चुनौती है और यही फर्क समझना जरूरी है। अंत में आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कल आपको यूरोप में नौकरी मिल जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने क्लाइमेट चेंज से छुटकारा पा लिया? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ एक नई जलवायु में पहुंचेंगे जहां समस्या का रूप अलग होगा। कहीं हीट वेव होगी, कहीं जंगलों में आग, कहीं सूखा तो कहीं अचानक बाढ़। यानी देश बदल सकता है लेकिन बदलती हुई पृथ्वी से कोई नहीं बच सकता। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े शहर क्लाइमेट एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इमिशन कम करने की नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं। और यहीं पर भारत के लिए भी एक बड़ा सबक छिपा हुआ है। हम अक्सर विकसित देशों को देखकर कहते हैं वहां जैसा सिस्टम भारत में क्यों नहीं है, लेकिन आज यूरोप खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नए मौसम के हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहा है। मतलब दुनिया में कोई भी मॉडल हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं होता, हर देश को समय के साथ बदलना पड़ता है।
और जो नहीं बदलता उसे प्रकृति बदल देती है। अब तक हमने हीट वेव देखी, हिस्ट्री देखी, परसेप्शन देखा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर आने वाले 20-30 सालों में क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो भारत और यूरोप में कौन ज्यादा तैयार होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अभी भी हमारे पास समय बचा है? अब तक हमने देखा यूरोप हीट वेव से जूझ रहा है, भारत भी हर साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आने वाले 20-30 सालों में कौन ज्यादा तैयार होगा? इसका जवाब किसी एक शब्द में नहीं छिपा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कोई क्रिकेट का मैच नहीं है जहां एक टीम में जीतते हो दूसरी टीम में हार जाए। अगर पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहा तो नुकसान सबका होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई पहले प्रभावित होगा, कोई बाद में, लेकिन असर से कोई नहीं बचेगा। यही वजह है कि आज लगभग हर बड़ा देश रिन्यूएबल एनर्जी पर निवेश बढ़ा रहा है। सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सिर्फ नए बिजनेस नहीं है, ये भविष्य की जरूरत है। भारत भी दुनिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी कार्यक्रमों में शामिल है। यूरोप भी फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिर्फ बिजली बदलने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने शहर भी बदलने होंगे। सोचिए, अगर हर खाली जमीन पर सिर्फ कंक्रीट बिछा दी जाए तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा? अगर हर पेड़ काट दिया जाए तो गर्मी कौन कम करेगा? अगर हर नई इमारत सिर्फ दिखने के लिए अच्छा बनाया जाए तो उसमें रहने वाले लोग गर्मी से कैसे बचेंगे? क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का विषय नहीं है, ये अर्बन प्लानिंग का विषय है, ये एग्रीकल्चर का विषय है, ये हेल्थ का विषय है, ये इकोनॉमी का विषय है, और सबसे बढ़कर ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का विषय है। एक पल के लिए अपने शहर के बारे में सोचिए, क्या पिछले 10 सालों में गर्मी पहले जैसी रही है? क्या बारिश का पैटर्न वही है? क्या सर्दियां उतनी लंबी लगती है जितनी पहले लगती थी? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो समझिए क्लाइमेट चेंज कोई भविष्य की समस्या नहीं है, ये आज की हकीकत है। और शायद यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि हम धीरे धीरे बदलती चीजों को सामान्य मानने लगते हैं। हर साल थोड़ा ज्यादा तापमान, हर साल थोड़ी कम बारिश, हर साल कुछ नए रिकॉर्ड्स, और फिर एक दिन हमें लगता है कि ऐसा तो हमेशा से होता आया है। जबकि सच ये है कि ऐसा हमेशा से नहीं हो रहा था। तो क्या समाधान सिर्फ सरकारों के पास है? बिल्कुल नहीं। सरकारों की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन समाज की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर शहरों में ज्यादा पेड़ लगाए जाए, अगर सार्वजनिक परिवहन बेहतर हो, अगर इमारतों को गर्मी के हिसाब से डिजाइन किया जाए, अगर ऊर्जा की बर्बादी कम हो, तो असर धीरे धीरे दिखाई देगा। और व्यक्तिगत स्तर पर अगर बात करूं तो हो सकता है कि आप अकेले पूरी दुनिया ना बदल सके, लेकिन आप अपने आसपास बदलाव की शुरुआत जरूर कर सकते हैं। जहां संभव हो बिजली बचाइए, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल भी कीजिए। बेकार के प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, और सबसे जरूरी, क्लाइमेट चेंज को सिर्फ सोशल मीडिया का बहस मत बनने दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसी एक देश का नहीं, और किसी एक पीढ़ी का भी नहीं है। अब आखिर में मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर कल भारत में 48 डिग्री तापमान हो और उसी दिन यूरोप में भी 48 डिग्री तापमान हो, तो क्या हम अब भी यही कहेंगे कि ये सिर्फ किसी एक देश की समस्या है, या फिर हम मानेंगे कि पृथ्वी हम सबका साझा घर है? और जब घर में आग लगती है तो आग ये नहीं पूछती है कि कमरा किसका है। यूरोप की हीट वेव हमें डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आई है। और भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यही है, दूसरों की गलतियों से सीखना हमेशा अपनी गलतियां दोहराने से बेहतर होता है। अगर हम आज तैयारी करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देगी, लेकिन अगर आज हमने नजरअंदाज कर दिया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेगी, जब सबूत आपके सामने थे तब आपने कुछ क्यों नहीं किया? अगर आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज पर चर्चा सिर्फ वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता किसी भी बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।